गुड आफ्टरनून आप सभी को, ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी गुड आफ्टरनून साक्षी। आज की क्लास अपनी चालू करते हैं। ऋषि कुमार पांडे, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास अपनी चालू करते हैं जिसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, यदि उसकी चर्चा हमने वैसे कल की आखिरी क्लास में कल आखिरी में कर ली थी कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमने ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सीबीसी क्या होता है, इसकी सबकी चर्चा कर ली थी। साथ ही साथ हमने कुछ और 2-3 आयोग कवर किए हुए थे, जैसे हमारा क्या हो गया, नीति आयोग हो गया, आदि आदि बातें, है ना। आज की क्लास में हम जो बचे हुए आयोग हैं उनकी चर्चा करेंगे, और उन आयोगों की सूची में सबसे पहले क्या आएगा, महिला आयोग। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर दूं मैं कि अभी कल की क्लास जिन लोगों ने अटेंड की होगी और आज की क्लास जो लोग अटेंड करेंगे, इतना आपने अच्छे से कंठस्थ होकर के एक बार पढ़ लिया, पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, जो कि मोटा मोटा मुश्किल से कितना 8 घंटे के आसपास का कंटेंट रहेगा, है ना। जब लगभग 4 घंटे क्लास कल हुई थी और लगभग 3.5-4 घंटे क्लास आज होगी अपनी, है ना। उसके पश्चात तो मोटा मोटा 7 से 8 घंटे का कंटेंट रहेगा, इतना आपने पढ़ लिया तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि मैं आपको फिर किसी एक दिन, है ना, अब हमारे पास आज ही का समय रहेगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल जो आपको बना करके दिया गया है उसमें आज ही तक की क्लास थी। मेरी क्लासेस फिर से वापस से रिवाइज में आएंगी, तो जब मैं आपको अगली बार यूनिट 10 का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। ये तो अभी क्या है, एक बड़ा रिवीजन हो गया जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। जब हम रिवीजन क्लास करेंगे बहुत ही ज्यादा क्विक वाली, उसमें अगेन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 1 घंटे में कवर होगा और कुछ भी नहीं छूटेगा उससे, बशर्ते कि आपने इन 8 घंटों में अच्छे से क्या किया हो, अपना टाइम दिया हो, ठीक है, पूरा तन्मयता के साथ आपने पढ़ा हो। चालू करते हैं। वो जो 1 घंटे वाली क्लास रहेगी या बाद में उसको हमको जिसको कवर करना है तो हम किसी भी दिन कवर कर लेंगे, या तो जब हमारा क्यूआरसी चलेगा। क्यूआरसी कब चलेगा, एकदम क्विक रिवीजन क्लासेस 5 मई से लेकर के 15 मई तक, ठीक है। 5 मई से 15 मई तक एकदम फास्ट रिवीजन क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, कुछ ज्यादा ही स्पीड से सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। अभी उतनी ज्यादा स्पीड अपनी नहीं है, ठीक है। तो उस समय क्या है, हम सब कवर कर लेंगे। चालू करते हैं आज की अपनी क्लास। महिला आयोग से हमारी बातें चालू होती हैं। इसके पहले तक हमने कल की क्लास में इसके पहले तक जो भी आयोग थे हमारे, उसमें हमारे अपने सिलेबस में उसको हमने कवर किया हुआ था। चालू करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए क्वेश्चन है, चालू करें, तैयार हो, चालू करते हैं ना। जब भी किसी को कोई ब्रेक चाहिए हो तो वो ब्रेक आपका अपना इंडिविजुअल ब्रेक होगा, उधर ही के रास्ते से ऑफलाइन के लिए निकल जाना है। ऑनलाइन वालों का ब्रेक ही रहता है भाई, है ना, घर में ही क्लास चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। तो महिला आयोग एक क्या है, सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। इसका मतलब कि इसको हम किससे स्थापित करते हैं, किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पहली लाइन क्या लिखी हुई थी यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब कि वह क्या है, एक वैधानिक निकाय है, वह क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से प्रतिस्थापित किया। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब लेकर के आते हैं हम, 1990 में लेकर के आते हैं। कई बार ये प्रश्न आता था, इस प्रश्न को थोड़ा सा याद रखना है। ये प्रश्न आपको सामान्यतः एससी, एसटी, ओबीसी और महिला इस प्रकार के अधिनियमों में देखने को मिलेगा। वो बात क्या होती थी कि अधिनियम संख्या क्या है, अधिनियम क्रमांक क्या है। इसका मतलब क्या होता है कि उस वर्ष, ठीक है, उस वर्ष वो अधिनियम का संख्या क्या रहा होगा, ये प्रश्न होता है दरअसल, है ना। जब 2019 का सिलेबस जब तक था, मतलब उसके पहले, बदलने के पहले तक का, उसमें जो 3 अधिनियम होते थे, उन 3 अधिनियमों में ये प्रश्न बहुत ज्यादा कॉमन होता था कि एससी एसटी एक्ट का अधिनियम संख्या क्या थी। इस प्रकार के प्रश्न आते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो एक बात क्या हो गई भाई कि सांविधिक निकाय है, तो सांविधिक है तो विधान कौन सा है, 1990 में आया हुआ विधान है। विधान की संख्या क्या थी, 1990 की 20वीं संख्या थी। और इसको लागू कब किया गया भाई, जनवरी 1992 में हमने क्या किया, इसको प्रयोग किया। किसको, 90 वाले कानून को। ये तो एकदम मोटा मोटा बातें हो गई। फिर आता है कि भाई ये जो अधिनियम है ये लाया क्यों गया, तो इस प्रकार का अधिनियम लाया क्यों गया, इन सब बातों में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई आप जो भी कानून लेकर के आ रहे हैं, उस कानून का संबंध जिस वर्ग से होगा, उस वर्ग का संरक्षण करना, उस वर्ग का संवर्धन करना, उस वर्ग को दिए गए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, उनको प्रतिस्थापित करना, उनके संबंध में क्या करना, अनुसंधान करना। यही बेसिक कॉमन सेंस होगा। चाहे वो महिला यहाँ पे जोड़ लो, चाहे एससी जोड़ लो, एससी जोड़ लो, ओबीसी जोड़ लो, माइनॉरिटी जोड़ लो, कुछ भी शब्द जोड़ लो आप, काम सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो उस बात को याद करने की आवश्यकता नहीं है कि काम क्या करेंगे वो लोग, है ना। एक बात, अब आते हैं कुछ बेसिक बातें वही इतिहास को लेकर के। तो महिलाओं की स्थिति को लेकर के हमने काफी पहले काम चालू किया था, लेकिन वो काम संवैधानिक स्तर पर 90 में निकल करके आता है। लेकिन पहले किस रूप में काम चलता था, महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनाई हुई थी हमने,
महिलाओं की स्थिति पर हमने समिति बनाई। वो समिति कब कब बनाई हमने? 70 के दशक में बनाई थी, ठीक है। वो समिति हमने कब बनाई थी? 70 के दशक में बनाई हुई थी। जो काम क्या करेगी? वही जो विधान काम करेगा, वही काम कौन करेगा? समिति काम करेगी। लेकिन अगेन, क्या समिति के पास उतनी शक्ति रहेगी? क्या समिति के पास वो पावर आ पाएगी जिसके माध्यम से वो क्या करे? अधिकारों की रक्षा कर सके या उनको किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान कर सके? वो शक्ति नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया? राष्ट्रीय महिला भावी योजना के सहित अनुक्रमिक समितियों, आयोगों, योजनाओं ने क्या किया? महिलाओं हेतु सर्वोच्च निकाय गठित करने की अनुशंसा की। तो ये जो समिति बनी हुई थी, CSWI समिति बनी हुई थी, और समय समय पर अलग अलग क्या बनते गए? छोटे छोटे क्या बनते गए? आयोग बनते गए। उन सब ने कलेक्टिव रूप से क्या बोला कि भाई आप क्या करिए? एक परमानेंट बॉडी बनाइए, एक क्या करिए? आप व्यवस्थित स्ट्रक्चर लेकर के आइए। तो वो व्यवस्थित स्ट्रक्चर किस रूप में निकल करके आएगा? महिला आयोग के रूप में निकल करके आएगा 1990 में, ठीक है। तो मई 1990 में क्या किया जाएगा? लोग विधेयक को या बिल को प्रतिस्थापित किया जाएगा। जुलाई 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विधेयक के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, और उन सुझावों के आधार पर हमने फाइनली क्या कर दिया? 90 में कानून लेकर के आ गए। और ये यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 30 अगस्त को, ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ जाते हैं, फला फला विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न आता रहता है। तो 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति, इसका मतलब होता है कि 30 अगस्त 1990 से ये क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब उसमें अंतिम रूप से किसके साइन हो जाए? राष्ट्रपति के। क्यों? राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का अंग होता है ना। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति इसलिए क्योंकि उसके बिना साइन के कानून नहीं बनेगा, है ना। तो ये 90 में आ गया आपका NCW। 92 में क्या कर देंगे? उसको वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित कर देंगे। 31 जनवरी 1992 को क्या किया जाएगा? पहले आयोग का गठन कर दिया जाएगा। प्रथम महिला आयोग कब बनाया गया? 31 जनवरी 1992 को। और उस प्रथम महिला आयोग की अध्यक्षा कौन बनाई गई? श्रीमती जयंती पटनायक। तो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? श्रीमती जयंती पटनायक। इसको थोड़ा सा याद रखना है। आयोग की यदि हम बात करें संरचना की, तो क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य सचिव होता है, और 5 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, और एक क्या होता है? 5 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। और इन सबको नामित कौन करता है? नियुक्त कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार। इसमें आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रपति करेगा, कौन क्या करेगा। भाई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वही वाला रहेगा हमेशा। क्या कौन सा? वैधानिक निकाय है तो केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। तो वैधानिक निकाय है तो केंद्र सरकार के माध्यम से क्या कर लेंगे? अगेन कि भाई केंद्र सरकार में कौन करेगा? क्या मोदी जी करेंगे? क्या मोदी जी करेंगे? केंद्र सरकार में कौन करेगा? तो वो जो आयोग है, वो आयोग जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता होगा, उस मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री होगा वो क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि NCW है। NCW किस मंत्रालय के तहत आता है? NCW किस मंत्रालय के तहत है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो इनका, रेखा शर्मा का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्मृति ईरानी, ठीक है। तो जब केंद्र सरकार हम लिख रहे होते हैं तो केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है? संबंधित मंत्रालय का जो भी प्रमुख मंत्री होगा उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? वही चर्चा कर रहे थे हम, रेखा शर्मा, ठीक है। अब ये जो महिला आयोग है हमको 2 स्तरों पर मिलेगा, एक राष्ट्रीय वाला, दूसरा क्या है? राज्य स्तरीय वाला, ठीक है। राष्ट्रीय वाले की सबसे बेसिक चर्चा एकदम जो आपने पीछे देख ली उसको एकदम समराइज्ड फॉर्म में हम देख रहे हैं। यहाँ पे सांविधिक निकाय आपने पीछे देख लिया, एकदम समराइज्ड फॉर्म में। जो मैंने आपको लंबा लंबा बातें वहां पीछे बताई, एकदम टू द पॉइंट। 31 जनवरी 92 को गठन किया गया पहला महिला आयोग। पहले महिला आयोग की अध्यक्षा किसको बनाया गया था? जयंती पटनायक को आपने पीछे देख लिया था। अधिनियम क्या था? 1990 का अधिनियम था। इस पूरे अधिनियम में 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में टोटल क्या है? 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं। अधिनियम संख्या 20 आपने देख लिया था। 1990 तक जो 3 अधिनियम थे उनमें एक कॉमन क्वेश्चन आता था। SC/ST अधिनियम, सिविल राइट अधिनियम और ह्यूमन राइट एक्ट, है ना। उनमें एक कॉमन क्वेश्चन हर साल रिपीट होकर के आता था। तीनों में से कोई एक का पूछा ही जाएगा कि इस पर्टिकुलर अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, इस पर्टिकुलर अधिनियम में कितने अध्याय हैं, इस पर्टिकुलर अधिनियम की वो अधिनियम संख्या क्या थी, ठीक है। तो अभी के लिए हमको क्या याद रखना भाई? 5 अध्याय 17 धाराएं। टोटल संख्या की अधिनियम की संख्या क्या थी उस वर्ष के लिए? 20 थी। मंत्रालय हमने पीछे देख लिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहां पे दिए हुए उद्देश्य स्किप करना है इसको, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि आपको मैंने बता दिया उद्देश्य क्या होगा। तो महिलाओं के संबंध में देश में जो भी काम होगा वो कौन करेगा? ये आयोग करेगा। महिलाओं के संबंध में जो भी रिकमेंडेशंस देना है केंद्र सरकार को वो कौन करेगा?
ये आयोग करेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि कहीं किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, उस समय सुओ मोटो एक्शन कौन लेगा? महिला आयोग लेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि कहीं किसी बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और उसमें कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा, कोई केस दर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे को तो एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, तो फिर इस स्थिति में क्या होता है भाई, एनसीपीसीआर क्या करता है, सुओ मोटो एक्शन लेता है। मतलब सुओ मोटो मतलब स्वप्रेरणा से खुद ही एक्शन ले लेगा। वही काम ये लोग भी कर सकते हैं कि भाई उदाहरण के लिए दिल्ली में वो क्या हुआ, निर्भया कांड हुआ। अब मान लो पुलिस केस दर्ज नहीं करी क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, तो उस समय फिर क्या करेगा, एनसीडब्ल्यू सामने आएगा और एफआईआर दर्ज करवाने में क्या करेगा, उस परिवार की मदद करेगा। ये इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के उत्थान आदि 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 के लिए काम करना। संरचना पीछे हमने चर्चा कर ली थी, संरचना की एक व्यवस्थित रूप से देख लें उसको। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष किसको बनाएंगे भाई, तो ये जो वही पुरानी परिभाषा हमारे की योग्यता क्या होगी, तो उस फील्ड का क्या हो, एक्सपर्ट आदमी हो, कोई योग्यता नहीं होती है, ठीक है। कैसे तय करेंगे, रेखा शर्मा के पास ये अनुभव था, मतलब मेरे पास भी अनुभव, आपके पास भी है ना। बट फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए उसने क्या किया हो, महिलाओं के विषय में उसको क्या हो, थोड़ा सा अनुभव उनके हित के लिए क्या है, काम करता हो। केंद्र सरकार नियुक्ति कर देगी, केंद्र सरकार नियुक्ति कर देगी, मतलब क्या होता है, जो हमारा वो है महिला बाल विकास मंत्रालय, वो नियुक्ति कर देगा। सदस्यों की बात करें, हमने पीछे देख लिया था टोटल कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, और एक क्या होता है आपका सदस्य सचिव होता है। जो 5 सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, वही जो इस तरीके का आपका वो है योग्यता दी है ऊपर अध्यक्ष के लिए, कुछ इसी प्रकार की योग्यता यहां पे भी आ जाएगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या याद रखना है, इन 5 में से एक सदस्य क्या होना चाहिए, SC/ST वर्ग का होना चाहिए, एक बात, ठीक है। दूसरी, सदस्य सचिव, उसकी भी नियुक्ति कौन कर देगा, केंद्र सरकार कर देगी। और इस बात को थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी आपको कहीं भी किसी भी आयोग में सदस्य सचिव लिखा आएगा, इसका मतलब कि वो एक सरकारी व्यक्ति है। सरकारी व्यक्ति होने का मतलब कि वो यूपीएससी द्वारा चयनित किसी प्रक्रिया के माध्यम से यहां पर लेकर के आया गया होगा, ठीक है। तो ये सरकारी व्यक्ति होता है। कौन, सदस्य सचिव क्या है, मतलब है तो कायदे सरकारी व्यक्ति सभी, बट इसकी प्रकृति क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब ये सदस्य सचिव हर जगह किसी भी आयोग में यदि आपको लिखा मिल रहा है, कल भी हम पढ़ रहे थे एनएचआरसी में कि महासचिव होता है, स्टेट लेवल पे सचिव होता है, ये सब व्यक्ति कौन है, यहीं से सिविल सर्विसेज के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो 1+1+5 की वो हो गई, बॉडी हो गई, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, 5 सदस्य, 5 सदस्यों में एक SC/ST आवश्यक। पदावधि की बात करें, बेसिक सिंपल सा 365 की क्या होती है, पदावधि होती है। मजा नहीं आ रहा था नौकरी में, इस्तीफा देंगे किसको, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब वही आपका जो मंत्रालय होगा संबंधित, उसको। निष्कासन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और कैसे, किन आधारों पर निष्कासन किया जाएगा, तो केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष सदस्य के पद से हटाएगी यदि वह इन 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 क्या है परिस्थितियों पे क्या हो, फिट ना बैठे। जैसे उदाहरण के लिए अनुन्मोचित दिवालिया हो जाए, भाई कंगाली आ गई जीवन में, कंगाली आ गई जीवन में, अब क्या करें, तो भी क्या किया है, इस तरीके से उसको हटाया जा सकता है। नैतिकता हो गया, विकृत चित्त हो गया, असमर्थ है, अनुपस्थित, लगातार लंबे समय से अनुपस्थित है, ठीक है। केंद्र सरकार की राय में क्या है, वो उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो उक्त आधारों पर क्या किया सकता है, उसको हटाया जा सकता है। आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। देखो अगेन की किन आधारों पर हटाया जाएगा, इसमें उन परिस्थितियों में हमको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता पड़ती है जो खास करके संवैधानिक आयोग होते हैं, क्योंकि संविधान स्पष्ट तौर पे बोल रहा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ इसी कारण से आप हटाएंगे। जैसे हमने पीछे कल भी देखा था कि भाई कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, इसके अलावा आप सामने वाले व्यक्ति को किसी अन्य आधार पर नहीं हटा सकते हैं। तो उन परिस्थितियों हमको याद करना पड़ता है कि हाँ इसको याद करना है। अब यहाँ तो क्या भंडार लगा हुआ है, ढेर सारे कारण हैं, क्या इतने सारे कारण आप पीछे कल किसी संवैधानिक आयोग में देख रहे थे, एक ही कारण लिखा कदाचार के आधार पर हटा दीजिए भाई साहब को, ठीक है। तो उस परिस्थिति हमको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसके बाद अगला आता है वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते केंद्र सरकार तय कर लेगी, जितना देना है उनके द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है। अगेन की वेतन भत्ते भारित कहां पे होंगे, कई बार अच्छा इस दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भाई आपका क्या है, अनुसूची 2 में लिखा हुआ है, संविधान की अनुसूची 2 में लिखा हुआ है कि देश में जितने भी संवैधानिक पद होंगे, मोटा मोटा लगभग सभी, उन सब का जो वेतन भत्ता है वो किस पे भारित होगा, संचित निधि पर। संचित निधि कहां दी हुई है, 266 में। लेकिन उन पदों का क्या जो संवैधानिक पद नहीं है, उनका पैसा कहां, उनका वेतन भत्ता कहां से आएगा, तो उनके वेतन भत्ते के लिए सिंपल एक शब्द प्रयोग किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों में से क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। अनुदान या ग्रांट्स टाइम पीरियड पे क्या टाइम पे क्या होता रहता है, गवर्नमेंट रिलीज करती है ताकि इस प्रकार के क्या है खर्चों को मैनेज किया जा सके। इसके बाद आता है रिपोर्ट, केंद्र संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को, राज्य संबंधी रिपोर्ट
राज्य सरकार को जाएगी और राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने रिस्पेक्टिव उसको उसमें विधायिका में प्रस्तुत करेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद आता है आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी। तो केंद्रीय सरकार क्या करेगी, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर देगी। जैसे उदाहरण के लिए एक सदस्य सचिव था, सदस्य सचिव एक प्रकार का क्या है, अधिकारी है। तो इन सब लोगों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। किस लिए करती है कि अगेन 3 लोग मिलकर के 5 लोग मिलकर तो पूरे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए तो काम कर नहीं सकते हैं। तो हमको पूरा क्या चाहिए होगा, एक सेटअप चाहिए होगा। इसके लिए व्यवस्था को या आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए ढेर सारे लोग चाहिए होते हैं। प्रक्रिया कैसी होगी, ये सब पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है। कल भाई आपने एनएचआरसी देखा, एसएचआरसी देखा, उसमें साफ साफ यही पॉइंट तो लिखा हुआ था कि आयोग की प्रक्रिया का विनियमन, तो आयोग अपनी प्रक्रिया का विनियमन स्वयं करेगा। तो ये आयोग भी अपनी प्रक्रिया का विनियमन क्या करेगा, स्वयं करेगा। कोई उसको रेगुलेट नहीं करता है। कैसे रेगुलेट होना है वो लोग स्वयं तय करेंगे, उनके घर के अंदर की बात होती है। इसके बाद आता है इसके पास शक्ति क्या होती है। तो शक्ति के तहत क्या आ जाता है इसके पास कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के तहत इसको क्या होती है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और दीवानी न्यायालय की शक्तियों में क्या क्या बातें आती है, सिंपल से मैं आपको बता दूं। साक्ष्य संग्रहित करना, लोगों को उसके लिए साक्षी जो होता है उसका जवाब लेने के लिए, उसका मत दर्ज करने के लिए उसको बुलाना, ठीक है, सबूत इकट्ठा करना, ये सब छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सिविल न्यायालय की प्रक्रिया के तहत क्या है, उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना मतलब बुलाना अपने पास, हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना कि भाई तुम सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, दस्तावेज एकत्रित करना, शपथ साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं, बेसिक काम होते हैं किसके तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के 1960 के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्ति के तहत, ठीक है, सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय। तो हर जितने भी आयोग रहेंगे सबको क्या है, इसी प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी दीवानी न्यायालय की, बशर्ते कि यहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी ये 1960 के अधिनियम से शक्ति प्राप्त होगी, कभी ये शक्ति कहां से प्राप्त होगी, 1908 के अधिनियम से, बस ये बेसिक चेंज होता है। आयोग के कृत्य क्या होंगे, पीछे हमने आयोग के कृत्य देख लिए कि भाई क्या करना है, सिंपल सा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना, महिलाओं के संबंध में जो भी आपको विकास करना है उसके लिए कुछ अनुसंधान करना पड़ेगा, उसको लेकर के क्या करना, काम करना, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से, ठीक है। उदाहरण के लिए कि संविधान में लिखा हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लेकर के अलग अलग प्रावधान है, यदि लागू नहीं हो रहे हैं तो कौन काम करेगा, उसके लिए एनसीडब्ल्यू काम करेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग अलग अधिनियमों में, जैसे उदाहरण के लिए एक अधिनियम है हमारा कौन सा, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 का। अब घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 कहीं पे लागू नहीं हो पा रहा है या उसके तहत किसी महिला को कुछ सहायता नहीं मिल पा रही है, तो उसको लागू करवाने का दायित्व किसका है, एनसीडब्ल्यू का है, ठीक है। वही लिखा हुआ है संविधान या अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपाय। जैसे उदाहरण के लिए कि यहाँ पे 15(3) में लिखा हुआ है, 15(3) में क्या लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनका अधिकार होगा कि राज्य उनके विकास के लिए कुछ काम करे, ये अधिकार है। अब वो लागू नहीं कर रही राज्य, तो फिर क्या होगा, उसके लिए फिर एनसीडब्ल्यू क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए भाई आपके रिजर्वेशन कहां से निकल करके आता है, महिलाओं का, महिलाओं का आरक्षण संविधान में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, कहां पर, 243D। वो तो उसके लिए हो गया, क्या बोलते हैं, पंचायतों के लिए है ना। मैं अभी नॉर्मल आरक्षण की बात करूं, बोले 33% आरक्षण एंजॉय कर देना आप नौकरी में, वो कहां से आता है, बड़ी कठिन कहानी है भाई। ये सब पढ़ाया गया है क्लास में, ठीक है, मतलब मैंने नहीं पढ़ाया है, इसके बाद भी मैं गारंटी दे रहा हूं क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है। बताएंगे भाई ऑनलाइन में महिलाओं का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, बताइए, है ना। तो इसके अलावा क्या हो जाता है, उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, मतलब इसको लेकर के संविधान में वर्णित उपबंध, कानूनों में वर्णित उपबंधों को लेकर के आपने क्या काम किया, कितनी प्रोग्रेस हुई और क्या काम करना चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, समय समय पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, राज्य सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये भी एक काम हो गया भाई। इसके अलावा क्या हो जाता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय समय में क्या करना, पुनर्विलोकन करना कि भाई कितना लागू हुआ, कितना लागू नहीं हुआ, ठीक है। ऑनलाइन में भी 16(3) बिल्कुल सही है ना, 16(3) में महिलाओं का क्या दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ, ठीक है। एक बार चेक करना, 15(3) है वो, है ना, 15(3) में महिलाओं का है, 16(3) नहीं, 15(3) में, 15(3) में, ठीक है, महिला और बच्चा दोनों। अब बच्चे को कोई आरक्षण तो दिया नहीं गया है,
तो महिलाओं का ही क्या है, इंजॉयमेंट चल रहा है। ठीक है भाई, तुम लोग इतना तो याद कर लो, तुमको आरक्षण कहां से मिल रहा है? हैं, बोले 50% आरक्षण मिल रहा है, 33% आरक्षण मिल रहा है, ये भी नहीं पता है कहां से मिल रहा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि अब तक इसमें अध्यक्ष कौन हुआ। तो हमने सबसे पहले देख लिया था कि जयंती पटनायक पहली थी, और वर्तमान में हमने देखा कि रेखा शर्मा वर्तमान में है। तो जयंती पटनायक ये पहले नंबर पे आपको दिख रही है। एक नाम महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए वो क्या है, गिरिजा व्यास है। क्यों? क्योंकि लगातार 2 टर्म तक पहले बनने वाली पहली अध्यक्ष कौन थी, गिरिजा व्यास थी। ठीक है, इसके बाद ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, और तीसरा नाम बहुत महत्वपूर्ण वो क्या है, रेखा शर्मा। 2 कारणों से महत्वपूर्ण, एक की वर्तमान में है, दूसरा हाँ 15-3 एजुकेशन में। ठीक है, एक तो क्या है, और 16-3 अलग कहानी कह रहा होता है। 16-3 कहता है डोमिसाइल की कहानी। ठीक है, 16-3 किस चीज की कहानी कहता है, डोमिसाइल की। कि राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं, अधिवास की योग्यता लगा सकती हैं, कि आप क्या है उस राज्य के निवासी हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे पटवारी के फॉर्म में लगाई ना कि भाई आपको पटवारी का फॉर्म भरने के लिए यहाँ का क्या होना पड़ेगा, एमपी का रहवासी होना पड़ेगा, और उस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो 16-3 में स्पष्ट तौर पे क्या है, राज्य की एक्सक्लूसिव पावर है। रेखा शर्मा, क्या क्या नाम, जयंती पटनायक हो गया, गिरिजा व्यास हो गया आपके लिए महत्वपूर्ण, इसके अलावा रेखा शर्मा का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं हम राज्य महिला आयोग। ठीक है, अब आपके आयोग सब छोटे छोटे बचे हुए हैं ना, लंबी कहानी तो कल ही चल रही थी, आज तो सब छोटे छोटे आयोग हैं। राज्य महिला आयोग, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो ऊपर था सब नीचे आ जाएगा। सांविधिक वो भी था, सांविधिक ये भी रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लाया गया था, 95 में, तो उसकी धारा 3 के तहत स्थापित कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत। इस प्रकार की चीजें अच्छे से एकदम कंठस्थ करके याद करनी है। ठीक है, आपको ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा, महिला आयोग अधिनियम 1990 की फला फला धारा के तहत राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया। आप भावनाओं में बह जाएंगे। ठीक है, बोले यार उसमें तो क्या है मेंशन था। स्थापना कहां से हुई है, एमपी गवर्नमेंट ने अलग से अधिनियम क्या किया, पारित किया। पहली बार गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया, 23 मार्च 1998 को। और पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया, हेमवती पोर्ते को। बस इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें, है ना, बस इतना ही क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या हुआ, 23 मार्च 98 को स्थापना की गई, हेमवती पोर्ते को अध्यक्ष बनाया गया। ये इसका लोगो है भाई, है ना, 2 महिलाएं आपस में हाथ जोड़ करके बैठी हुई हैं, काफी धुंधली दिख रही हैं। ठीक है, तो ये क्या था, उसका लोगो था। अच्छा, ये वीडियो में लोगो ज्यादा अच्छा साफ दिख रहा है। संरचना में आ जाओ, टोटल 7 लोग होते हैं यहाँ पे। पीछे कितने लोग थे टोटल, 7 लोग वहां भी थे, एक अध्यक्ष, एक सदस्य, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव। ठीक है, यह आयोग 7 सदस्यीय होता है, जिसमें 6 सदस्य क्या होते हैं, अशासकीय, और 1 सदस्य क्या होता है, शासकीय। ये जो शासकीय सदस्य होता है, इसको हमने पीछे क्या नाम दिया था, सदस्य सचिव नाम दिया हुआ था। ठीक है, बाकी जो अशासकीय सदस्य हैं वो अलग से क्या होते हैं, अपॉइंटी होते हैं। ठीक है, अब ये जो 6 लोग होते हैं, उनमें से हम एक को क्या बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं, बाकी 5 को क्या बना के रखते हैं, मेंबर बना के रखते हैं। क्या बात हो गई, टोटल व्यवस्था जो है उसमें 7 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होगा, वही पुराने पिछली बार की तरह ही सब कुछ यहां पे भी रहेगा। एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सदस्य सचिव होगा। यदि इसको मैं डिवाइड करूं तो उन 7 में से 6 क्या कहलाएंगे, अशासकीय कहलाएंगे, और एक क्या कहलाएगा, शासकीय कहलाएगा। जो एक शासकीय कहलाएगा वो क्या कहलाता है, सदस्य सचिव के रूप में जाना जाता है। शासकीय सदस्य सरकारी अधिकारी ये लिखा हुआ है। और बाकी जो 6 लोग हैं उसमें से एक अध्यक्ष जो कि कैबिनेट मंत्री का होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना, 6 लोगों में से एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, जो कि कैबिनेट मंत्री होता है, और 5 सदस्य अन्य होंगे, वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होते हैं। कौन लोग होने चाहिए, ये तो जो पीछे योग्यता बताई गई थी वही योग्यता भी बताई गई है। प्रख्यात अधिवक्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम करता हो, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता हो, कोई योग्यता नहीं कायदे से, है ना। इस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। फिर एक बचा आपका शासकीय सदस्य, 7 में से एक क्या था, शासकीय सदस्य। वो जो शासकीय सदस्य होगा क्या कहलाएगा, सदस्य सचिव कहलाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए, उप सचिव श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए। डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक का क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति होना चाहिए। ये बात क्या है यहां से निकल करके आती है। ठीक है, और दूसरी बात जो आपने पीछे पढ़ा था कि भाई 5 सदस्यों में से एक सदस्य क्या होना चाहिए, एससी एसटी वर्ग का होना चाहिए। वही बात यहां पे निकल के आती है कि जो टोटल आपके सदस्य हैं उनमें से एक व्यक्ति एससी एसटी या ओबीसी वर्ग से बिलोंग करना चाहिए, ये लिखा हुआ है।
तो एक व्यक्ति SC ST OBC वर्ग से होना ही होना चाहिए। तो क्या अंतर आया ऊपर वाले और नीचे वाले में? कुछ भी अंतर नहीं है। जो ऊपर बातें लिखी हुई थी वही बातें आपको नीचे में क्या करनी है, ऊपर मतलब सेंट्रल वाला, नीचे मतलब स्टेट वाला, ठीक है, उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से याद रखना है। अब फिर वही बातें रिपीटेशन में आएंगी। कैसे भाई? वेतन भत्ता, केंद्र सरकार में वेतन भत्ता कैसा था? केंद्र सरकार तय करेगी। तो स्टेट लेवल पे जो महिला आयोग रहेगा उसका वेतन भत्ता राज्य सरकार तय करेगी। कैसे आएगा? क्या संचित निधि से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि संवैधानिक पद नहीं है। संचित निधि से पैसा सिर्फ उनका आता है जो क्या होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं। अनुसूची 2 यही तो बोलती है। अनुसूची 2 में वेतन भत्तों आदि की चर्चा की गई है और स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इन सभी व्यक्तियों का, इन सभी मतलब जो अनुसूची 2 में नाम लिखे हुए हैं, इन सभी व्यक्तियों का वेतन भत्ता संचित निधि में भारित होगा। ये तो क्या वैधानिक पद है, संवैधानिक पद है नहीं, तो इनका वेतन भत्ता कहां से आएगा? अनुदान से। ऊपर भी लिखा हुआ था अनुदान। पदावधि की बात करें भाई, वही पदावधि आपका 365 का खेल चल रहा है। इस्तीफा राज्य सरकार को जाएगा, निष्कासन राज्य सरकार करेगी। आधार क्या रहेंगे? जो ऊपर थे। आधार क्या रहेंगे? जो ऊपर थे कि भाई असमर्थता है, दिवालिया घोषित हो गया, छुट्टी में चल रहा है, ढेर सारी बातें उसमें 7-8 पॉइंट लिखे हुए थे, ठीक है। ये इतनी बातें हो गई आपकी, ये पदावधि 365 का। अब आयोग के अधिकारी कर्मचारी, ये पीछे कॉन्सेप्ट आपने देखा, जो कॉन्सेप्ट आपने आयोग के अधिकारी कर्मचारी को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे देखा, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लागू हो जाएगा। क्या क्या भाई? नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, वहां केंद्र सरकार कर रही थी। क्यों होगा भाई? ताकि आयोग सुचारू रूप से काम कर सके पूरे प्रदेश में, उसके लिए तो उसको अपॉइंट कर देंगे। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा, जैसे केंद्रीय आयोग कर रहा था, वैसे ये भी अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं कर लेगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है कि आयोग की प्रतिवर्ष कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 2 बैठकें होना आवश्यक है। इसका मतलब यह भी होता है कि मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है बैठकों के बीच में? 6 माह, ठीक है। इसके बाद अगला आता है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। यहां पे एक समस्या है। वो समस्या क्या भाई? कि 2011 के पहले इनका रिकॉर्ड ट्रैक नहीं होता है ना, इनकी वेबसाइट में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 2011 के पहले कौन था, ठीक है। तो एक नाम तो हमको मिल जाता है, कौन सा? हेमवती पोर्ते। हमने देख लिया था भाई, पहली अध्यक्षा कौन थी? हेमवती पोर्ते थी। लेकिन तब से लेकर के 95 से लेकर के 11 के बीच का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। यदि आप इनके ऑफिस में जाएं और आपको रिकॉर्ड मिले तो फोटो खींच करके एक बार ग्रुप में क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है, ताकि सबको ज्ञान मिल जाए। तो अब जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार क्या भाई? तो 2011 में कौन था? कृष्णकांता तोमर। 11 के बाद 14, 3 साल का कार्यकाल, तो उपमा राय, ठीक है। फिर 3 साल, तो 3 साल में कौन आता? लता वानखेड़े। फिर 3 साल होना चाहिए था, तो यहां पे समस्या खड़ी हो जाएगी कि बीच का कार्यकाल खाली जाएगा। एक बात, दूसरी बात, कौन आ जाएगा यहाँ पे? बीच में अपॉइंट किया गया था कांग्रेस की नेता शोभा ओझा को, लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई कब? 2020 में। इनको अपॉइंट कब किया गया? 20 में। और 2020 में कांग्रेस भी खत्म हो गई, सरकार बदल गई ना 20 में। तो 2 साल तक भाजपा सरकार ने इनको झेला, बाद में उनने क्या कर दिया? हटा दिया। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, ठीक है। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के पद का, के अध्यक्षा का पद क्या है? रिक्त है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है।